नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अधूरी तस्वीर। अविनाश पहुंचते ही फ़ोन कर देना, वरना तुम्हारी माँ को चिंता हो जाएगी। जी मामा जी। और बस चल पड़ी थी। बस मामा जी और माँ की ही जिद है। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था माउंट आबू जाने का। उसकी एक शादी से माँ का जी नहीं भरा, जो इस दूसरी शादी के लिए माँ ने मामा से कहलवा कर विवश कर दिया है। माना मामा अंत तक कहते रहे हैं कि अविनाश, तू यह मत समझ कि तुझे शादी के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सिन्हा का घर और बाग है। वहाँ तो बस उनके परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने जा रहा है। उन्होंने तुझे बचपन में देखा था, बड़ा बुला रहे थे। मैं अगले सप्ताह पहुँच जाऊँगा, पर वह जानता है यह जहाज शादी के लिए ही बिछाया जा रहा है। बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद यह बात सोच अविनाश का मन कड़वी स्मृतियों से भर गया। आंखें जलने लगी और उस अपमान को याद कर पूरा ही वजूद तिलमिला गया। नहीं करनी अब उसे दूसरी शादी। हालांकि पहली ही शादी न थी, कोर्ट में शून्य साबित कर दी गई थी, पर उसका मन ही भर गया था। उसके बाद हर स्त्री एक छलावा लगती थी। 9 साल हो गए उस बात को, पर मन के छाले हैं कि खत्म ही नहीं होते। कितने अरमानों के साथ उसकी विधवा माँ ने स्कूल में टीचिंग कर उसे अच्छे आदर्शों के साथ पाला, और फलस्वरूप उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। जब वह आर्मी ऑफिसर बनकर माँ के सामने आया तो माँ कितनी गर्वित थी। उसने बड़े चाव से ढेरों रिश्तों में से एक बेहतरीन रिश्ता चुना था। उसके लिए एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी अल्पना। माँ तो बस घर बार और लड़की की सुंदरता पर और उनकी शानदार मेहमान नवाजी पर रीझ गई। देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने एक संक्षिप्त बात की और वह अचानक उठकर चली गई। तब उसे लगा था कि शर्मा रही होगी। उन लोगों और माँ की जल्दी की वजह से उसे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। तब भी 1-2 बार उसने फ़ोन पर बात करना चाहा, पर किसी न किसी वजह से बात ना हो सकी। उसने सोच लिया कि अब शादी तो हो ही रही है, शादी के तामझाम के बाद अपने जीवन संगिनी से बात करेगा। एक दूसरे को जानने की रात आई तो शादी के शानदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच उसे लाल जोड़े में अपनी दुल्हन नहीं मिली। काली नाइटी में अल्पना पैर से कोड़े सोई थी। जगाने पर बहुत ठंडी आवाज में उसने कहा था, मुझे छूना मत, यह शादी नहीं है अविनाश, समझौता है। किस तरह का समझौता? मैं बात नहीं करना चाहती इस वक्त। अरे तभी मना कर देना था तुम्हें। किया था बहुत, कोई माना नहीं। अब क्या? कुछ भी नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। वह सुंदर चेहरा वितृष्णा से भर गया था। उसके बाद जब वह अगले दिन मायके गई तो उसकी जगह लौटकर विवाह को शून्य साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया, जिसमें आरोप था कि वह नपुंसक है और विवाह के योग्य नहीं। वह जड़ होकर रह गया। माँ और मामा जी ने उसके घर वालों से कहा सुनी की। कोर्ट का फैसला होने तक अपमान उसे जलाता रहा। हालांकि वह आरोप साबित न हो सका, पर अब उसका मन ही नहीं था कि यह संबंध बना रहे। उसने तलाक मंजूर कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पोस्टिंग लेह करवा ली थी और वहाँ से भी लगातार फील्ड पोस्टिंग लेता रहा। जानबूझकर और माँ की दूसरे विवाह की जिद को टाल गया था, पर अब माँ की अस्वस्थता की वजह से उसे जोधपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी और माँ के साथ रहकर उनकी जिद न टाल सका। बार बार शादी की उम्र निकल जाने की बात कहकर भी माँ को जीवन भर अविवाहित रहने की बात के लिए मना न सका। हर बार वही बहस, माँ इस अगस्त को 35 का हो जाऊंगा, अब कोई उम्र है शादी करने की? चुप कर, 35 की कोई उम्र होती है आजकल? पिछले कई दिनों से यह माउंट आबू प्रकरण माँ और मामा चलाए जा रहे थे। मामा के इमोशनल ब्लैकमेल और पिता जैसे मामा के समझाने पर वह टाल न सका। इस बार मामा छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते थे, सो वह उसे लड़की और उसके परिवार के साथ पूरे 15-20 दिन छोड़ना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर सिन्हा मामा के कलीग कह चुके हैं। उनकी एक बहन है अविवाहित, उसने भी इन्हीं कारणों से शादी नहीं की। उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं है, उसे मलाल हो रहा है। उसने सोचा था कि इस बार एनुअल लीव लेकर माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा।
और माँ के साथ लंबी यात्राओं पर जाएगा, पूरा भारत घूमेगा। पर माँ ने ही कह दिया कि ओ मेरे श्रवण कुमार, मैं तो तीर्थ कर ही लूँगी, पहले तेरी शादी करके गंगा नहा लूँ। बहुत सारे ख्यालों से उसका मन भारी हो चला है। वह सर झटक कर बस के बाहर झांकता है। शाम का छुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतर आया है। झुंड का झुंड तोते शोर मचाते हुए लौट रहे हैं। हवा में सर्दी के आगमन की खुनकी महसूस होने लगी है। वह पूरी खुली खिड़की जरा सी सरका देता है। बस के अंदर नजर डालता है। सामने वाली सीट पर एक विदेशी युवती बैठी है। उसे देख मुस्कुरा देती है। वह उस बेबाक निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। अचानक न जाने किस गुमान में उसके हाथ बाल संवारने लगते हैं। अपनी इस कॉलेज के लड़कों जैसी हरकत पर वह स्वयं ही हंस जाता है और उसे दबाने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगता है। शाम ढलने लगी थी। लगता है आबू रोड से ऊपर माउंट आबू पहुँचते पहुँचते 2 घंटे और लग जाएंगे और रात 8 बजे से पहले नहीं पहुँचेगा वह। फिर वह रात किसी होटल में ठहरकर सुबह ही ब्रिगेडियर सिन्हा के घर जाएगा। ठंड गहराने लगी थी। उसने माँ की जबरदस्ती रखी हुई जैकेट निकालकर पहन ली। जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा है वैसे वैसे उस विदेशी युवती की नज़रों को अपने चेहरों पर महसूस कर रहा था वह। उसने चेहरा घुमा लिया है खिड़की की तरफ फिर से। हालांकि इसे एक पोस्चर में उसकी गर्दन दुखने लगी है, पर वह किसी किस्म की गलत फहमी उसे नहीं पालने देना चाहता। बस ने 8 की जगह 8:30 बजा दिए हैं। बस स्टॉप पर उतरकर वह अपना सामान डिक्की से निकलवा रहा है। तभी उसके कंधे पर उसे हाथ महसूस हुआ। हेलो जेंटलमैन, आई एम ब्रिगेडियर सिन्हा। गुड इवनिंग सर। वेलकम डियर। आपने क्यों तकलीफ की सर, मैं पहुंच जाता। तुम हमारे मेहमान हो आखिर। राम सिंह, सामान गाड़ी में रखो। सर। अविनाश, तुम हमारे साथ ठहरोगे। लेकिन क्या भाई, आपने मुझे पहचाना कैसे? ओह यार, इतने सारे यात्रियों में एक फौजी अफसर को पहचानना क्या मुश्किल है। अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिन्हा के बंगले पर पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग गए। सारे रास्ते वे बोलते रहे। वह सुनता रहा कि कैसे फौज छोड़कर वे वहां सेटल हुए। यहाँ उनका फार्म हाउस भी है। फार्मिंग में उनकी शुरू से ही रुचि रही है। वे उसमें स्ट्रॉबेरीज उगाना चाह रहे हैं इस बार। माउंट आबू का मौसम कैसा है, यहाँ वे बहुत लोकप्रिय है, आदि आदि। उनके बंगले के गेट से पोर्च तक 1 मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खूब बड़ी जगह लेकर घर बनाया गया है। अंदर पहुंचकर राम सिंह को उनका सामान गेस्ट रूम में रखने का आदेश देकर उसे हॉल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाकर वे अंदर कहीं गायब हो गए। हॉल की सज्जा कलात्मक थी। किसी के हाथ से बनी सुंदर पेंटिंग्स जिनमें ज़्यादातर राजस्थानी स्त्रियों के चेहरे थे। सांवला रंग, लंबोतरे चेहरे, खिंची हुई काजल भरी आंखें और तीखी नाक वाले। पूरे हॉल पर नजर घूमती हुई एक जगह आ टिकी। दरवाजे में हल्के नीले पर्दों पर बने आर्किड्स के जामुनी फूलों के बीच एक पेंटिंग का सा ही चेहरा जिसपा था। वह चकराया। उसके गौर से देखने पर उस चेहरे ने पलकें झपकाई और चेहरा हंस पड़ा, दूधिया हंसी। अ नॉटी गर्ल। ब्रिगेडियर साहब आते आते उस जीती जागती पेंटिंग को साथ लेकर पर्दे में से बाहर आए। अविनाश, ये मेरी बेटी है नीलांजना, BSc सेकेंड ईयर में पढ़ती है। हेलो। हेलो बेटा, जाओ मम्मी को भेजो और किचन में चाय और स्नैक्स के लिए कहना। अविनाश, ड्रिंक्स? सर आज नहीं, टुडेज में नहीं पीता। ओह नाइस। श्रीमती सिन्हा के साथ साथ अर्दली चाय का टीम टाम लेकर आ गया। श्रीमती सिन्हा एक सुंदर व सम्राट महिला लगी। चाय की औपचारिकता के बाद वह फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में आ गया। रूम क्या था, एक छोटा मोटा सा समस्त सुविधाओं से युक्त फ्लैट ही था। पूरा घूम घाम कर देखकर उसे याद आया 10 बजे डिनर के लिए नीचे उतरना है। अविनाश, अंजना मेरी वाइफ से तुम मिल चुके हो, नीला से भी। ये सुधा है मेरी बहन, JJ आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की लेक्चरर है। वैसे बॉम्बे रहती हैं पर अभी मेरे साथ वैकेशंस बिताने आई हैं। मयंक मेरा बेटा IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये मयंक का दोस्त केतन है। ये सभी लास्ट वीक से यहीं थे, कल जा रहे हैं। और ये है मेजर अविनाश, मेरे कलीग और दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के भतीजे।
ये भी हमारे साथ छुट्टियां बिताएंगे। औपचारिक अभिवादन के बाद हल्के फुल्के ड्रिंक सूप के साथ औपचारिक बातचीत होने लगी। सुधा, तुम तो रुकोगी ना? जी दादा, पर वो एक एग्जीबिशन थी मेरे स्टूडेंट्स की। बुआ, रुक जाओ ना भाई को जाने दो, कल आप अभी तो आई थी। ठीक है। उसने पहली बार सुधा को गौर से देखा। तांबई रंग, स्निग्ध त्वचा, बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें, भरे होंठ और थोड़ी चौड़ी नाक। चेहरे पर बहुत परिपक्व सदा हुआ भाव। भरे सानुपातिक जिस्म पर बातिक प्रिंट का भूरा कुर्ता और जीन्स। घने काले लंबे बालों को आकर्षक मगर बेतरतीब जूड़े में लपेटा हुआ। एकाएक आप पर छा जाने वाला प्रभावशाली दृढ़ व्यक्तित्व। बात करने के ढंग और शब्दों के चयन से लगता है कि बुद्धिजीवी और कलाकार बात कर रहा है। फिर नजर घूमी तो नीला पर जा टिकी। चंपई रंग, बुआ की सी ही बड़ी बड़ी लंबी आंखें, पर नाक और होंठ माँ जैसे सुगड़। पतली दुबली सी लंबी काया। क्या देख रही हैं आप? पापा देखो ना, आपके मेहमान खाना तो खा ही नहीं रहे। ओह हाँ अविनाश, लो ना। सुबह वह देर से उठ सका। उठते ही खिड़की में आया तो देखा नीचे मयंक और उसका दोस्त चिप्सी में सामान रख रहे थे। मयंक ने वहीं से चिल्लाकर अलविदा ली और ब्रिगेडियर सिन्हा उन्हें छोड़ने चले गए। वह नहा धोकर नीचे उतरा। नीलांजला जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने की तैयारी में थी। उसके लिए भी वहीं चाय आ गई। मेरा मन नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, पर आज मेरा प्रैक्टिकल पीरियड है। बाहर बुआ एक पेंटिंग बना रही है, देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे। शाम को मैं आऊँगी, तब घूमने चलेंगे। मैं हंस पड़ा। चाय पीकर वह बाहर आ गया। सुधा सचमुच एक पेंटिंग में व्यस्त थी। वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। ओह आप? जी। आपने छोड़ क्यों दिया? इसे पूरा करिए ना। कोई बात नहीं, वैसे भी ये पिछले साल से चल रही है, पूरी ही नहीं हो पाती है। इसे नीला पूरा होने ही नहीं देती है, और ना वो मुझे अपने साथ इसे ले जाने देती है। फिर तो यह जरूर आपका मास्टरपीस होने वाली है। दोनों हंसती है। हंसती हुई सुधा अच्छी लगती है। हंसी के चेहरे पर से गंभीरता के मुखौटे को खिसका जाती है। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे वह नीला की पोर्ट्रेट लगी। चेहरा अभी अधूरा था। बड़ी आंखें, चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा, लेस वाला गुलाबी टॉप, बाकी पीछे बैकग्राउंड अधूरा था। तस्वीर अधूरी होने की वजह से उदास सी लग रही थी। सुधा ने बालों से लकड़ी का मछली के सिर वाला कांटा निकाला, जो कि उसकी रुचि के अनुसार कलात्मक था, और बाल कमर तक फैल गए और पहाड़ी बयार में उड़ने लगे। वह गौर से देखे बिना नहीं रह सका। सुधा ने उसकी नज़र को उपेक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं लाने के लिए कहकर चली गई। ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बचे हुए सदस्य वहीं आ गए। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी तो वह चर्चा देर तक चलती रही। सुधा ज़्यादा रुचि नहीं ले रही थी। वह उठकर लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब मुद्दे पर आ गए। तो अविनाश, तुम्हारा सुधा को लेकर क्या ख्याल है? वह अचकचा गया। क्या कहे? देखो बेटा, मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है, सुधा को भी मैंने बताया है। अब तुम दोनों को ही विवाह को लेकर निर्णय लेना चाहिए। यह समझ लो यह आखिरी गाड़ी है। उसके बाद या तो सफ़र टाल दो या इसी में चढ़ जाओ। जी, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अधिक से अधिक समय साथ बिताकर अपना निर्णय बता दो। लंच के बाद वह अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच कर उलझता रहा। सुधा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है, क्या हाँ कह दे? हाय, क्या सोच रहे थे बुआ के बारे में? नीला, तुम कब आई? अरे कब से आकर खड़ी हूँ कॉफ़ी लेकर। आप ही हैं कि गहरी सोच में गुम है। कॉलेज कैसा रहा? एज़ यूजुअल। सलवार कुर्ते में नीला बड़ी बड़ी ही लगी। दोनों ने कॉफ़ी पी ली तो नीला ने उसे खींच कर उठा दिया। जाइए जल्दी चेंज करिए ना, हम घूमने चलेंगे। हम कौन कौन? जाना तो मुझे भी है, पर मम्मी कहती है आप और बुआ ही जाएंगे। प्लीज़ अविनाश अंकल, आप कहिए ना मम्मी को कि मैं भी चलूँगी। अंकल? क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ? लगते तो नहीं, परंतु क्या कहूँ, फिलहाल अविनाश ही चलेगा। हाँ। उसने नीला को साथ ले लिया। सुधा ने भी पैरवी की, क्योंकि दोनों ही टाल रहे थे एकांत का शाम। एक उम्र के बाद कितना मुश्किल हो जाता है किसी को अपनाना, प्रेम करना और ज़िंदगी भर निभाने का प्रण लेना, महज कुछ शारीरिक ज़रूरतों और सहारे के लिए।
वह भी शायद यही सोच रही होगी। अपनी अपनी आज़ादियों की लत लग गई है हमें, और उम्र में तो मुझ में भी 2 साल बड़ी ही है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या उसके कोई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं? पर फिर भी नहीं कर सकेगा अभी वह। हाँ, हाय अविनाश जी, चले? नीला ने आकर हाथ पकड़ लिया। एक उष्ण और उत्साह से भरा स्पर्श। आपकी बुआ जी कहाँ हैं? उन्हें तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। सुधा आ गई, साड़ी में वही कलात्मक स्पर्श। कौन ड्राइव करेगा? ऑफ कोर्स मैं, नीलू। अविनाश जी को कहाँ इन पहाड़ी रास्तों का अंदाजा होगा। और तुम्हें दादा ने मना किया था ना? नीला ही बोलती रही। सारे रास्ते दोनों खामोश थे, अपने अपने दायरों में। एक मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर सुधा ने गाड़ी रोक दी। ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, मैं अभी आई। क्या तुम्हारी बुआ जी बड़ी धार्मिक हैं? ज़्यादा तो नहीं। अभी तो वह इस पुराने मंदिर में अपने एक स्केच के लिए फ़ोटो लेने गई हैं। आपने सोचा कि वे मन्नत मांगने गई हैं कि भगवान इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो ही जाए। गलत फहमी में मत रहिएगा, मेरी बुआ ही सबको रिजेक्ट करती है, वरना कब से शादी हो जाती। वो तो मिस बम्बई भी रह चुकी हैं अपने ज़माने में। बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नीला, बच्चों की बात का बुरा मानते हैं क्या? बाय द वे अविनाश जी, मैं बच्ची नहीं हूँ। एक बार अंकल क्या कह दिया आपने बच्चों में शुमार कर लिया। अच्छा मिस नीलांजना, तो आप क्या कह रही थी? बुआ आ गई, कहकर उसने मेरा हाथ दबा दिया। वह अब नीला के बारे में सोच रहा था। कितनी जीवंत है यह लड़की, कितनी निश्चल। नक्की लेक पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सुधा को बोटिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, सो वह शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई। मैं ना चाह कर भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया। अविनाश जी, सनसेट के वक्त सबकी आंखों का रंग बदल जाता है। देखो, आपकी और मेरी। नीलांजना की आंखों में समुद्र उफान पर था। उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे। हवा में उड़ता उसका लेस वाला कॉलर। अविनाश जी, क्या देख रहे थे? यही कि तुम बहुत सुंदर हो। हाँ हूँ तो, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रकृति में हर चीज़ सुंदर है। मुझे तो हर चीज़ सुंदर लगती है। हाँ, तुम्हारी उम्र में मुझे भी सब कुछ सुंदर लगता था। अब नज़रिया बदल गया है। रियलिटीज़ अलग होती है। सबके सोचने का ढंग है अपना अपना। क्या ये झील रियल नहीं है? वो जलपंखियों का झुंड रियल नहीं है? है नीला? अविनाश जी, पापा से सुना था आप कविताएं लिखते थे, फिर छोड़ क्यों दी? तुम्हें रुचि है? हाँ बहुत, पर आपने क्यों छोड़ा? वही रियलिटीज़, नीला ने दोहराया और दोनों हंस पड़े। नीला, तुम जैसी वास्तविक प्रेरणा होती तो शायद लिखता रहता। तुम्हें क्या मालूम ज़िंदगी कितनी बड़ी ग्रीम रियलिटी है, जिसे तुम बताकर डराना नहीं चाहता। ईश्वर करे तुम्हें ज़िंदगी उन्हीं सुंदर सत्यों के रूप में मिले, डरावने मुखौटे पहन कर नहीं। अविनाश जी, चलिए, किनारा आ गया। आप क्या सोचते रहते हैं? कैसी रही बोटिंग अविनाश जी? सुधा चलकर पास आ गई थी। इंटरेस्टिंग। थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हम सेमी प्रेशियस स्टोन और चांदी की ज्वेलरी की दुकान पर आ गए। नमस्ते सुधा जी। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं गुप्ता जी, आप बताइए इस बार मेरे लिए क्या है? आप बहुत दिनों बाद आई हैं। पता है, आपने जो फिरोज़ा का पेंडेंट डिज़ाइन करके बनाया था वो फॉरनर्स में बहुत पॉपुलर हुआ। आपने मेरी डिज़ाइन कॉमन कर दी गुप्ता जी। मैं और नीला बाहर की ओर बैठ गए। तुम्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं? बुआ जैसी ज्वेलरी में नहीं। कहाँ कहाँ से आदिवासियों के डिज़ाइन कॉपी करवा के सिल्वर का ऑक्सीडाइज्ड करवा कर पहनती है। मेरा बस चले तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनूं, बालों में रंग बिरंगे पंख लगा वन कन्या की तरह। वैसे नीला, सुंदर स्त्रियों को जेवर की ज़रूरत ही कहाँ होती है। हाँ, जैसे मुझे। जब से आप आए हैं हम कितना हंसे हैं ना। हमारे घर से किसी को हंसने का शौक ही नहीं है। नीलू जी, बुआ देख, ये एमेथिस्ट जड़ा कड़ा पसंद है तुझे? तेरे पर्पल सूट के साथ मैच करेगा। अच्छा है बुआ। अविनाश जी, यह आपके लिए। मेरे लिए क्या? देख लीजिए, एक्वा मेराइन स्टोन के बहुत सुंदर कफलिंग्स थे। थैंक्स। पहली बार सुधा ने अपनी आंखों में आत्मीयता भर मुस्कुराकर उसे देखा था। यानी फिर भी अभी भी वह वक्त लेगा।
हाँ करने से पहले। ऐसे ही न जाने 3 दिन कब बीत गए और वो नीला बहुत आत्मीय हो गए थे, दो दोस्त की तरह। मैं बुआ की जगह होती तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कह देती। मैं किसकी जगह होता फिर रेखा से। आपके बारे में कुछ सुना था, सच ही सुना होगा। कैसी होगी वह लड़की जिसने आपको बिना जाने। छोड़ो ना नीला, शायद उसकी ही कोई व्यवस्था हो। क्या वह किसी और से प्यार करती थी? शायद। ऐसा क्यों होता है अविनाश जी? शादी जबरदस्ती का सौदा क्यों है? किसी को प्यार करें और शादी किसी और से हो जाए, फिर उसकी जिससे शादी हो वह है। ऐसे जानने कितनी प्यार की अधूरी तस्वीरें ही रह जाती होंगी हमारे समाज में, और फिर शादी एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। तुम अभी छोटी हो नीला, जिंदगी के सच समझने के लिए। प्यार से परे दुनिया और समाज बहुत बड़ा होता है, जिसके कर्तव्य भावनाओं पर आधारित नहीं होते। यही तो अच्छा आप बुआ से शादी करेंगे। पता नहीं नीला, दरअसल मैं यह सब सोचकर ही नहीं आया हूँ, बस मामा की बात रखने के लिए चला आया। आप बहुत भावुक हैं और बुआ बहुत प्रैक्टिकल। मैं भावुक हूँ? कैसे जाना? जिन्हें आप एडमायर करते हैं उन्हें आप जान ही लेते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। नीला की आंखें तप रही थी, होंठ खामोशी से उसके मुखर हो रहे थे। नीला, रात हो गई, अब जाओ। कॉफ़ी? नहीं, गुड नाइट। मेरा मन अजानी आशंका और एक अजाने भाव से थरथरा रहा था। ठंडी रात में भी वह पसीने में डूब गया। सुबह देर से उठा, बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकला तो सामने सुधा चाय और ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी थी। देर तक सोए आज आप? लगता है यह नावल पढ़ते रहे देर रात तक। सुधा ने नावल उठाकर देखा, फिर रख दिया। मैं हतप्रभ था। नावल? आज आपके मामा जी का फ़ोन आया था, रात को पहुंच रहे हैं। ओह हाँ। चुपचाप चाय पी गई, ब्रेकफास्ट भी हुआ। अचानक सुधा ने पूछा, आज हम दोनों को कन्फ्रंट किया जाएगा, आपने क्या सोचा है? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। तो सोच लीजिए, जवाब तो देना ही है। यही प्रयोजन है कि आप यहाँ आए और मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़वा ली। सुधा, हम जानते ही क्या हैं अभी एक दूसरे के बारे में। जानने की मोहलत बस इतनी ही थी अविनाश जी, फिर जिंदगी भर साथ रहकर भी लोग क्या जान लेते हैं। तो शाम को डिनर टेबल पर आने का अपना फैसला कर लेना। मुझे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा के जाते ही उसने नॉवल उठाया। सेवंथ हेवन एक रोमांटिक नावल था। उसके अंदर एक पन्ना। मुझे नहीं पता मैं कहाँ बह रही हूँ, लेकिन जब से आप आए हैं मुझे अपना होना अच्छा लगने लगा है। आप बहुत बड़े हैं, यह खत पढ़कर जाने क्या प्रतिक्रिया दे करें, पर अगर मैंने ना लिखा तो मैं घुटन से मर जाऊंगी। आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हैरान हूँ कि क्यों खींची जा रही हूँ मैं आपकी ओर। कल रात न जाने क्यों लगा कि सौंप दूँ अपने हाथों की नमी और धड़कनों के स्पंदन आपको, लेकिन नीला, ओह, उसे लगा कि वह चक्रवात में गिर गया है। उफ, यह पेपर सुधा के हाथ लग जाता तो वह क्या सोचती। वह घबराकर तैयार होकर बाहर निकल आया। राम सिंह ने पूछा भी गाड़ी के लिए, पर मैं मना करके पैदल 3-4 किलोमीटर चला आया। पहाड़ी ढलवा रास्ते और पहाड़ी वनस्पति, बड़े पेड़ और उन पर उछल कूद मचाते बंदर। वह एक चट्टान पर सुसाने लगा और आँख मूंदते ही नीला का चेहरा सामने आ गया। मासूम आंखें सीधी रेशमी बालों में खुल जाती, लाल साटिन के रिबन की गिरह पियर मुस्कान। नीला, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी निश्चलता मुझे पसंद है। तुम वह अनगढ़ कोमल स्फटिक शिला हो जिसे मैं मनचाहा गढ़ सकता हूँ। तुम्हारा समर्पण बहुत कीमती और नाजुक है, और नियति बहुत क्रूर है नीला। जिस संभावना को हम सोचते डरते हैं वह संभव तो हो ही नहीं सकता ना। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूँगा? मना कर दूँगा। जब बहुत देर भटक लिया तो लौटने लगा। वह ब्रिगेडियर सिन्हा के घर के जरा नीचे वाले मोड़ पर ही मुड़ा था कि नीला साइकिल पर उतरती दिखाई दी। पास आई तो परेशान लगी। क्या हो गया आपको? पता है, पापा और बुआ परेशान थे। मेरा इंटेंशन वह नहीं था अविनाश जी, बस कन्फेस किए बिना नहीं रह सकी। और मैं किससे कन्फेस करूं? आप? ओह, अभी आप यहाँ से चलिए। घर नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हम एक घने पेड़ों में से
से भरे एकांत में उतर आए। उसने एक जगह रोककर उसका हाथ पकड़ नीची पलकों में एक आंसू छिपाकर कहा, अविनाशी, जो कुछ मैंने लिखा वह सच था। मेरे लिए आप फर्स्ट क्रश हैं। आपको देखकर मुझे पहली बार अपोजिट सेक्स वाला आकर्षण हुआ। मैं कभी आपको नहीं बताती, पर कल रात आपको एकदम करीब बैठा पाकर, अविनाश, आई एम पजेस्ड बाय यू। मुझ पर छाया पड़ गई है आपकी। नीला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उलझ रहा हूँ। अविनाशी, क्या करती मैं भी? कुछ नहीं नीला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से यही उचित होगा। तुम्हारे लिए, मेरे लिए। मुझ में साहस नहीं है एक साथ बहुत लोगों का विश्वास तोड़ने का। और बुआ? क्या बुआ? बेवकूफ़ लड़की, बहुत जो छोड़ आई थी उसके हाथ पड़ जाता तो। मुझे नहीं करनी शादी वादी। कहाँ फंस गया मैं, बुरी तरह छल्ला गया अविनाश, और सर पकड़कर पुलिया पर बैठ गया। नीला सुबकने लगी। वह उसके पास उठाया, उसके मुंह पर रखे हाथ हटाकर बोला, क्या करूं मैं नीला? तुम्हारे मासूम से प्यार ने भी मेरे मन में जगह बना ली है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि यह हम दोनों के लिए ही घातक है। मुझे जाना ही होगा। नीला उसकी बाह पर टिक गई और रोते हुए बस इतना कह सकी, आप बुआ से शादी कर लो अविनाश जी। आज आपके यूं चले जाने पर मैंने उसे पहली बार टूट कर बिखरते हुए देखा है। वो पापा से कह रही थी कि दादा, अविनाश को देखकर पहली बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, और देखिए ना, मेरी किस्मत उसे पसंद ही नहीं। वह चुपचाप निकल गया। और तुम? मैं, मीरा के अविनाशी। ओह, ये सियाँ अजूबा है, नहीं समझ आता मैं इन्हें। नीला को वक्त से लगा लिया उसने। नीला की पतली बाहों ने उसे कस दिया। कुछ देर बाद अविनाश ने नीला को अलग किया। चलो नीला, मुझे खुद नहीं पता शाम को क्या होना है, पर तुम अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। वह लगभग उसकी बाह पकड़कर खींचा और उसे ले आया। दोनों जब घर पहुंचे तब नीला की लाल आंखें और तनावग्रस्त अविनाश को देखकर खामोश हो गए। क्या सोचा सबने पता नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, यही राहत थी। लंच के लिए अविनाश ने मना कर दिया। शाम को जब मामा जी आए, सब सामान्य दिखने के प्रयास में थे। डिनर के समय सुधा और नीला दोनों नदारद थी। मामा जी और ब्रिगेडियर साहब के घेरे में अविनाश ना नहीं कह सका। उसके हाँ में सर हिला देने के बाद का समय अविनाश के लिए यूं भी था कि जैसे वे दर्शक हो सारी प्रक्रिया का, और अविनाश का किरदार निभाता कोई और है। सगाई, शादी, उसे बस याद है शादी की रस्मों के बीच नीला की हंसी और कहकहों के बीच हिचकी सा बिखर जाता दर्द। घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था, शादी के बाद अविनाश और सुधा का हो गया। 3 दिन के बाद दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है। उसकी बाहों में अलसाती सुधा उसका हाथ खींच अपने वक्ष पर रख लेती है। 2 बजे हैं और वह उठकर सिगरेट चलाता है। खिड़की में उठकर आता है तो पाता है नीला के कमरे की लाइट जली है। कुछ टूटता है मन के भीतर। उसे नीला के शब्द याद आते हैं, मन का क्या है अविनाश, वह तो टूटकर फिर जुड़ जाता है। कहते वक्त वह अपनी अधूरी तस्वीर सी ही लग रही थी। वह तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।